Hey learners, you are watching Endeavor for your class 11 Hornbeck, a poem written by Marcus Knighton. एक्चुअली में जैसे ही हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारा कोशिश ये रहता है कि हम कंसेप्ट बिल्डिंग मेजर्स पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके लिए सबसे पहले हमें एग्जॉस्टिव स्टडी करना होगा, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस, उसका रिवीजन करेंगे। इसका भी मेन उद्देश्य ये होता है कि जैसे ही हम एग्जॉस्टिव स्टडी करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट जानकारी होता है, खास करके लिटरेचर जब पढ़ रहे होते हैं तब। और अगर हम इसके आगे अगर PCS वगैरह नेट या कोई अलग एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास लर्निंग स्किल भी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि एग्जॉस्टिव स्टडी को ही हमेशा प्रीफर करिए। तो ये पोयम जैसा कि नाम से ही दिखने से लगता है कि पूरा पोयम ये चाइल्डहुड पे ही पूरा पोयम धीरे आसपास ही घूमता है। पोएट ये बताना चाहता है कि चाइल्डहुड उसका कहाँ खो गया है। फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द पोएम वो पोएम वांडर करता है, इधर उधर ढूंढता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो इसके शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले व्हेन और वेयर, दूसरा कीवर्ड है वेयर। उस पोएम के एक्सप्लेनेशन के दरमियान हम इन दो शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ये दोनों शब्द यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग लाइन में, सेकंड स्टेंजा स्टार्टिंग लाइन में, थर्ड का स्टार्टिंग लाइन में और फोर्थ में ये वेयर का यूज किया गया। इसमें हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट डज द पोएट वांट टू रिफ्लेक्ट थ्रू दिस पोएम नेम्ड चाइल्डहुड। तो इसका शुरुआत हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इस पोएम में एक थीमेटिक ट्रायड यूज किया गया है। जैसे आपने मैट्रिकुलेशन में पढ़ा होगा कि जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स जैसे बताया गया था केमिस्ट्री में डिवॉर्नियर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइड्स, इसी इन द सेम वे इसमें थीमेटिक ट्राइड का यूज पोएट के द्वारा किया गया है। इसमें ट्राइड में 3 कंपोनेंट, ट्राइड मीन्स 3 कंपोनेंट्स ऑफ थीमेटिक ये बताया गया है। पहला जिसको हम लोग रैशनल बोलते हैं, दूसरा है हिपोक्रेसी और तीसरा है इंडिविजुअलिटी। अब ये तीनों अलग अलग क्या होता है और कहाँ कहाँ इस पोएम में यूज किया गया है उसे देखते हैं। अब हम लोग पोएम पे ध्यान देते हैं। When did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ गया? Was it the day I ceased to be 11? यहाँ पे cease to be जानते ही होंगे कि come to an end और stopped. When was it the day I ceased to be 11? क्या ये वो समय था जब हम 11 साल के हो गए? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या क्या ये वो समय था जब हमें ये पता चला कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक, ज्योग्राफी के बुक में नहीं पाया जा सकता। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और वहाँ पे ये नहीं मिल सकता। वाज दैट द डे, क्या यह वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन समाप्त हो गया। इस लाइन के थ्रू पोएट ये भी बताना चाहता है कि यहाँ पे पोएट ये बताना चाहता है कि पोएट के दिमाग में अब थिंकिंग अब रैशनल आ गया। इसके दिमाग में अब कुछ लॉजिक आ गया है, सोचने के में इनके दिमाग में ये रीजनिंग आने लगा है। वो एनालाइज कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। जैसे अभी शुरू में क्या होता है कि जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो माँ बाप बताते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे करोगे तो नरक में जाओगे। तो इस तरह से ये 2 थ्योरी उससे बचपन में दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो 2 चीज़ हमें बताया गया है वो मिलेगा कहाँ। अब उसको वो बच्चे जैसे लोकेट करते हैं कि फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, ज्योग्राफी के मैप में, तो ये उनको हेल और हेवन कहीं नहीं दिखता है। तो पोएट इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि उनका बचपन कब गया। फिर इनका इसमें मेन थिंकिंग ये बताना चाहते हैं कि अब इनके सोचने का तरीका अब लॉजिकल हुआ
ये रीजन लगा सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं। इस आधार पर ये पहला स्टेंजा में ये बताना चाहते हैं, पहला ट्राइड का जो थीमेटिक ट्राइड का पहला रूप है रैशनल, इनका थिंकिंग को बताता है कि अब ये रेशनल, मतलब 11 के आसपास अब इनका दिमाग सोचने के तरफ जा रहा है, मतलब ही इज़ ग्रोइंग अप टुवर्ड्स द हिज एडोलेसेंस। फिर दूसरा जो स्टेंजा है उसमें फिर पहले इसका हिंदी समझने का कोशिश करते हैं। वेन डिड माई चाइल्डहुड को देखिए यहाँ पे फिर पहला लाइन है, यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे ये फिर वेन शब्द का यूज करते हैं कि कब। वेन डिड माई चाइल्डहुड को, मेरा बचपन कब गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वे आर नॉट ऑल दे सीम टू बी, क्या यह वही समय था जिस समय एडल्ट वैसा प्रतीत होते थे एक्चुअली में जैसा वो नहीं थे। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्यार की बातें करते थे। एंड प्रीस्ट ऑफ लव, प्यार का उपदेश देते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन उस तरह से व्यवहार प्यार के तरह जैसे नहीं करते थे। वाज दैट द डे। अब फिर ये सवाल करता है, अब पोएट ये बताना चाहता है कि देखिए जितने भी लोग इनको उपदेश दिया करते थे कि प्यार से रहो, दूसरे को प्यार का उपदेश देते थे, लेकिन एक्चुअल में वे वैसा नहीं करते थे। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि वो डबल फेस्ड होते थे, उनका स्टैंडर्ड डबल होता था। वो हर चीज़ को बोलते कुछ थे, कथनी और करने में बड़ा फर्क होता था उनका। वो बताते थे कुछ और करते थे कुछ, और उनका कर्म हमेशा प्रभावित होता था। वो फायदा नुकसान लाभ हानि के तराजू पे पहले तौलते थे, फिर बोलते थे कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा करते नहीं थे। तो यहाँ पे पोएट को ये दिख रहा है ना कि दीज थिंग्स आर हाइपोक्रेसीज, मतलब ये पाखंड को दर्शाता है कि आप पूरा एकदम बोल दे रहे हैं कि हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, सच के सिवाय कुछ मत बोलो। हाँ, न्यायालय में जाके कसम भी खा लेते हैं, धार्मिक पुस्तक पकड़ के कि सिर्फ सच ही बोलेंगे, लेकिन वहाँ भी लोग जाके कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ झूठ का एलिमेंट डाल दें। तो यहाँ पे इस दूसरे स्टेंजा के थ्रू पोएट ने हाइपोक्रेसी, ये पाखंडता का परिचय दिया है कि लोग जो जैसा दिखते हैं वैसा एक्चुअली में होते नहीं हैं, वैसा करते नहीं। ये इसके बाद हम चलते हैं तीसरे स्टेंजा के रूप में। यहाँ पे देखिए फिर वेन शब्द से शुरुआत करता है पोएट, यहाँ पे रिपीट करते हैं वेन डिड माई चाइल्डहुड गो। पहले बोले कि क्या मैं जब ये 11 का हो गया उस समय गया मेरा बचपन। फिर बोले कि जब हमको ये पता चला कि बड़े लोग ऐसे होते हैं लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं है तब गया। या फिर अब तीसरी बार सवाल करते हैं, मतलब यहाँ पे ये पजल है, ये सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं कि एक्चुअल में मेरा बचपन कब गया। तो चलते हैं तीसरे स्टेंजा में, फिर बोलते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन। अब इन्हें अब अपने बारे में एहसास हो रहा है कि आई एम नाउ ग्रोइंग। ये नहीं बताना चाह रहा है कि अब अपने दिमाग से, अब ये बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू, कि अब इन्हें ये समझ आ गया कि स्वर्ग नरक का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, वो कहीं ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा। जो हमारे बड़े जो जितने समझाते आए हैं, हमें बोलेंगे झगड़ा नहीं करो, लेकिन जैसे ही कोई एक बात कोई उल्टा बोल दिया तुरंत झगड़ना शुरू कर दिए। तो ये भी हाइपोक्रेसीज है। लेकिन अब इनके दिमाग में ये आ रहा है कि जब हमें अपना विचार आया, आई यूज विच एवर वे आई चूज, हम अब अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं, हम जो चाहें खुद कर सकते हैं। प्रोड्यूसिंग थाट्स, हम विचार क्रिएट कर सकते हैं दिमाग में, हमें क्या करना है। दैट वे आर नॉट दोज ऑफ अदर पीपुल, और हम ऐसा विचार करते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा ठान सकते हैं, हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि मैं जो चाहूँ अपने जीवन की रास्ता, हम अपने जीवन की डोर उस तरह से खींच के ले चलूँ। बट माई ऑन एंड माइन एलोन, और वो विचार सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा ही होगा। वाज दैट द डे। अब फिर यहाँ पे सवाल खड़ा करता है कि क्या ये वो दिन था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो थीमेटिक ट्राइड्स था, रैशनलिज्म, हाइपोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिटी,
3 स्टेंजा के थ्रू पोएट ने 3 थीमेटिक का यूज किया, और जिसमें हर जगह उसने अपना जानकारी के हिसाब से अलग अलग ट्राइड्स का यूज किया गया है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का। और लास्ट स्टेंजा में आता है, यहाँ पे देखिए वेन से हट के वेयर पे आ गए। पहले पूछते थे कि कब गया, अब कह रहे हैं कहाँ। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया। पहले बोलते थे कब गया कब गया कब गया, अब बोल रहे हैं कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, क्या यह कोई भूली बिसरी जगह में चला गया। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और वो क्या किसी बच्चे के चेहरे में छुप गया। दैट इज़ ऑल आई नो, और यही पूरा है जिसे मैं ये जानता हूँ। तो ये जो लास्ट 3 लाइन्स है, 2 लाइन्स है, इसके थ्रू इसको पोएटिक लाइन्स बोला जाता है। इसमें पोएट ये बताना चाहता है कि जो इसका लिटरल मीनिंग है उससे अलग कुछ ये बोध कराना चाहते हैं कि मैंने ये जो 3 फेस देखा बचपन का, मेरा बचपन कहाँ गया, मेरा बचपन कहाँ गया, मेरा बचपन कहाँ गया। अब बोल रहे हैं कब गया, अब बोल रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ गया और कहाँ गया। तो अब ये भाव में जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं कि किसी बच्चे के चेहरे में मैं अपना चला गया। तो इस तरह से आप देखें कि ये बहुत बड़ा ही सिंपल है। एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में आप देख सकते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि इनका बचपन से बड़ा धीरे धीरे कैसे ग्रो कर गए, इन्हें पता ही नहीं चला। और आज ये जो रीडर्स हैं उन्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी का बचपन किस तरह से चला जाता है। तो वी कैन से दैट लास्ट 3 लाइन्स आर पोएटिक लाइन्स। अब हम चलते हैं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस को यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा से कि देखिए यहाँ पे इसको ऐसे बोलते हैं A B B C D D। जैसे इसमें हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे गो है, राइमिंग स्कीम यहाँ पे देखिए BB इसीलिए लिखे हैं कि यहाँ पे N से लास्ट कर रहा है, और यहाँ पे वाज दैट डे। तो राइमिंग स्कीम हम इसलिए पढ़ते हैं कि देयर आर सम पोएटिक प्रिविलेजेस, जिसको हम लोग पोएटिक लाइसेंस भी बोलते हैं, कि पोएट को कुछ प्रिविलेज दिया जाता है कि वो किस राइमिंग स्कीम में लिखेंगे या वो फ्री वर्ड्स में लिखेंगे, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया जा चुका है इसके पहले वाले क्लास में। तो अब हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा राइमिंग स्कीम। दूसरा है रिफ्रेन, जो दूसरा लिटरेरी डिवाइस है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन में क्या करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट में देखेंगे वाज दैट द डे, सेकेंड स्टेंजा के लास्ट में देखेंगे वाज दैट द डे, और थर्ड स्टेंजा के लास्ट में देखेंगे वाज दैट द डे। यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ दीज लाइन्स तीनों में है। तो ये इसलिए लिखा जाता है, रिफ्रेन का यूज किया जाता है कि किसी चीज़ पे को जब हमको इम्फेसाइज करना होता है तो इस लिटरेरी डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। फिर तीसरा लिटरेरी डिवाइस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसका नाम है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या करते हैं कि जब हम कुछ वर्ड्स को रिपीटेड यूज करते हैं, जैसे वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, वाज इट द टाइम। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वाज इट ये जो वाज इट बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर आगे वाज इट, फिर आगे। तो इस तरह से जब रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाफोरा। फिर चौथा जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है जो इस पोएम में यूज किया गया है उसका नाम है एजोनेंस। तो आप जैसा कि जानते हुए हैं कि एजोनेंस और कंजोनेंस ये बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे आपको आसानी से ही समझ में आएगा कि एजोनेंस क्या होता है कि जब रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड किसी भी लाइन में आप ले लीजिए कि जैसे आई साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, हाँ, उसके बाद कहीं पे ई साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो
जब कोई वॉवेल साउंड का रिपीटिशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजोनेंस। फिर पांचवा लिटरेरी डिवाइस जो कि यहाँ पे यूज किया गया है उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। अब बोलिए एंटीथेसिस क्या होता है, तो देखिए नाम से ही लग रहा है ना, एंटी लगा हुआ है इसमें। एंटी मतलब अपोजिट। जैसे हम देखते हैं कि हेवन और हेल, टू अपोजिट वर्ड्स, दोनों अपोजिट वर्ड्स को क्लोजली यूज किया गया। यहाँ पे हेल और हेवन ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये इस भाव में यूज हुआ है कि बच्चे को जैसे जब बड़े होते हैं तो उनके माँ बाप सिखाते हैं कर्म के हिसाब से हेल और हेवन जाना पड़ता है। तो ये दोनों अपोजिट मीनिंग का वर्ड्स है और दोनों को एक ही साथ यूज किया गया है एक साथ में। तो इस तरह का अगर कोई यूज हो वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, लाइक हेल और हेवन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। ये हो गया फिफ्थ लिटरेरी डिवाइस। और नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बोलते हैं जब कोई सेंटेंस में जब एच साउंड का रिपीटिशन हो, जब एच साउंड का रिपीटिशन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एलिट्रेशन। ठीक है। सातवां हमारा जो लिटरेरी डिवाइस है आपको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, इंजॉयमेंट बोलते हैं इसको। जैसे इंजॉयमेंट एक्चुअली होता क्या है पहले ये समझा लें कि इंजॉयमेंट उसको बोलते हैं, उस लिटरेरी डिवाइस को, कि जब एक सेंटेंस का शुरुआत हो और बिना कॉमा, पूर्ण विराम या बिना कोई पंक्चुएशन, है ना, जैसे बोलते हैं कि विदाउट पंक्चुएशन मार्क, विदाउट पंक्चुएशन मार्क का अगर ये सेंटेंस फिर यहाँ से चेंज हो जाए। अगर यहाँ पंक्चुएशन है तो ये इंजॉयमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ पंक्चुएशन नहीं है, पंक्चुएशन मार्क फिर दूसरा लाइन शुरू हो जाता है, तो इस तरह के लाइंस को हम लोग बोलते हैं इंजॉयमेंट। तो दिस लिटरेरी डिवाइस आर जनरली यूज्ड व्हाइल राइटिंग पोएम बाय डिफरेंट पोएट्स। और द लास्ट वन है जो लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज हियर इज नेम्ड एज इन्वर्सन। अब देखिए इन्वर्सन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इन्वर्स जब किसी चीज़ का बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, उस किसी चीज़ को हम उल्टा करते हैं। अब यहाँ पे उल्टा सेंस क्या हुआ, उल्टा सम सेंस ये हुआ कि सब्जेक्ट के बाद जनरली हम लोग के इंग्लिश में सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब, यही हम लोग यूज करते हैं। सिंटेक्स भी जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जब वर्ब को पहले लिख दिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर का जहाँ पे इस्तेमाल किया गया हो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स। जैसे यहाँ पे देखेंगे टू यूज विच एवर वे आई चूज, ठीक है ना, आई चूज द वे आई यूज, मतलब कहने का मतलब कि जब सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसको जब हम इन्वर्स कर दें तो उसको बोलते हैं इन्वर्सन। इस तरह से हमने देखा कि मैक्सिमम 8 लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पे यूज किया गया, जिसको डिस्कस किया गया। और यहाँ पे अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि पोएट क्या मैसेज देना चाहता है इस पोएम के थ्रू। तो एक आप जैसे ही बीच वाला लाइन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बाकी में तो जो इनका रैशनल थिंकिंग है फर्स्ट स्टेंजा में, दूसरा में ये हाइपोक्रेसी है, तीसरा में इंडिविजुअलिटी। लेकिन अगर दूसरा को थोड़ा और ध्यान से देखें अन्यथा तो आप ये भी देखेंगे कि एक किस्म से ना ये व्यंग किया गया है। एडल्ट जो लोग हैं वो उन पे व्यंग किया गया है कि आप बच्चों को सिखाते क्या हैं, आप खुद क्या करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा शिक्षा अगर आप भी दे रहे हैं बच्चों को तो टू बी केयरफुल इन फ्यूचर व्हाइल गिविंग सच टाइप ऑफ प्रीचिंग्स। तो ये हुआ आपका। और हमें लगता है कि ये बहुत ही आसान पोएम था, इसमें बहुत कुछ खास नहीं, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक जो लिटरेरी डिवाइसेस और थीमेटिक ट्रैट्स जो भी इसमें यूज़ किया गया है ये बताना बहुत आसान है। और जब इसके प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे तो ज़रूर ध्यान से लिखिएगा, एक भी आंसर इसमें गलत नहीं होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सचमुच ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद फॉर बीइंग विथ अस।